बात गैंगस्टर्स की उस सत्ता से जिसमें अब सनातन हिंदुत्व और धर्म की बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर देश के दो बड़े गैंगस्टर अपने पाप धोने की कोशिश में जी जान से जुटे हुए हैं। एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर चंद दिन पहले हुए गोलीकांड को लेकर अब दो कुख्यात गैंगस्टर के बीच जंग छिड़ गई है। वैसे आमतौर पर गैंगस्टर गोली और पिस्टल जैसे हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा के बीच सनातन को ढाल बनाकर एक दूसरे पर फायरिंग की जा रही है और जंग इस बात को लेकर है कि कौन बड़ा सनातनी है। ये वो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा हैं जो कभी एक दूसरे के पक्के दोस्त हुआ करते थे, लेकिन सनातन हिंदुत्व और धर्म के नाम पर अब दोनों गैंग एक दूसरे के जानी दुश्मन और खून के प्यासे हो गए हैं। ये सारा क्लेश एक्ट्रेस दिशा पाटनी के बरेली वाले घर पर फायरिंग के बाद हुआ है। 12 सितंबर को दिशा पाटनी के घर पर जिन शूटर्स ने गोली चलाई थी और जान से मारने की धमकी दी थी, उनमें से 2 बदमाशों को यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया है। इस कार्रवाई से गैंगस्टर रोहित गोदारा तड़प उठा है और उसने सनातन का नाम लेकर बदले की धमकी दी है, लेकिन इसका जवाब लॉरेंस गैंग ने दिया है। सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि रविंद्र और अरुण नाम के जिन 2 बदमाशों को हरियाणा, दिल्ली और यूपी पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन में मार गिराया, उन्हें लेकर गैंगस्टर रोहित गोदारा ने कैसे सनातन वाली फायरिंग की है। रोहित गोदारा ने पोस्ट में लिखा, ये एनकाउंटर नहीं, सनातन की हार हुई है। सनातन धर्म की आड़ में जो धंधा चला है, उससे सभी देशवासियों को सावधान रहने की जरूरत है। इसमें जिसका भी हाथ है, वो कितना भी पैसे वाला हो या पावर वाला हो, हमें इसका बदला लेने में वक्त जरूर लग सकता है, लेकिन इसकी कोई माफी नहीं है। गैंगस्टर रोहित गोदारा के इस पोस्ट के बाद लॉरेंस गैंग का जो जवाब आया है, उससे ये साफ हो गया है कि अब ये गैंगस्टर सनातन और हिंदुत्व को ढाल बनाकर रॉबिनहुड इमेज बनाने की कोशिश में जी जान से लगे हुए हैं। रोहित गोदारा के पोस्ट पर लॉरेंस गैंग की ओर से जवाब आया। समाज के कुछ जयचंद, एक योगी जिन्होंने भारतवर्ष में युवाओं के मन एवं आत्मा में हिंदुत्व की ज्वाला जलाई, उनको सनातन धर्म का ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे ग्रुप का नाम लेकर युवाओं को बरगलाया जा रहा है। सनातन धर्म पर किसी गद्दार के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, इनको सिर्फ अपना जेब खर्च चलाना है। इनकी हरकतों के कारण इनको ग्रुप से निकाला गया है। यानी जो गैंगस्टर पहले गोली, चाकू, पिस्टल और कारतूस के दम पर दहशत फैलाते थे, अब वो धर्म को ढाल बनाकर लोकप्रिय होने का शॉर्टकट देख रहे हैं, जो एक खतरनाक ट्रेंड है। गैंग वॉर का इतिहास देश में काफी पुराना है। वैसे तो इनका एपिसेंटर हरियाणा और पंजाब रहा है, जहां गैंगस्टर्स के बीच धमकी, हत्या और अपहरण के दम पर अपना दबदबा कायम करने की रेस रहती है। लेकिन अब ये गैंगस्टर सनातनी जाप करके एक नया ट्रेंड सेट करने की कोशिश में लगे हुए हैं। पहले गैंगस्टर ये दिखाने के लिए अपराध करते हैं कि इलाके में किसका कितना खौफ है, लेकिन अब गैंगस्टर्स के बीच इस बात को लेकर लड़ाई है कि कौन धर्म का कितना बड़ा कथित रक्षक है। पहले गैंगस्टर्स के बीच में वर्चस्व की जंग होती थी, लेकिन अब ये गैंगस्टर दिखाना चाहते हैं कि कौन कितना बड़ा सनातनी है। पहले गैंगस्टर्स की सत्ता अपराध और गुर्गों की संख्या बल पर साबित होती थी, लेकिन अब लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा जैसे गैंगस्टर ये साबित करने में लगे हैं कि कौन हिंदुत्व का बड़ा ठेकेदार है। जबकि सवाल यह है कि क्या सनातनी जाप सिर्फ अपने पाप धोने के लिए किया जा रहा है। इस पर एक न्यूज रील देखिए, फिर यह भी समझेंगे आखिर 2 गैंगस्टर दोस्त से एक दूसरे के जानी दुश्मन क्यों बन गए। अब ये दोनों गैंगस्टर यानी कि रोहित गोदारा और लॉरेंस बिश्नोई अपने आप को सनातनी बताने में लगे हुए हैं। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार इन दोनों में सबसे बड़ा सनातनी कौन है। राजस्थान का रहने वाला रोहित गोदारा अपनी सनातनी छवि पेश करने के लिए हर मुमकिन कोशिश में लगा हुआ है। वो संतों के नाम का इस्तेमाल कर कर अपने आप को सनातनी बता रहा है और कहता है सोशल मीडिया पर कि वो हिंदुत्व का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके अलावा लॉरेंस बिश्नोई की अगर बात करें तो व्रत रखता है और नशे से वो दूर रहता है। गैंगस्टर्स की भी पसंद और नापसंद की बात पब्लिक में आम चलती है और पब्लिक भी इसमें डिस्कस करती रहती है कि कौन गैंगस्टर तो भले ही है, लेकिन उसके सिद्धांत कैसे हैं,
वो किस प्रकार के धर्म के पालन में लगा हुआ है। तो यही इसी बात को लेकर मैं समझता हूँ कि आजकल गैंगस्टर्स में होड़ लगी हुई कि कौन बड़ा सनातनी अपने आप को बताया जाए और कौन कहेगा कि मैं बहुत अच्छे धर्म का, हिंदू धर्म का पालन करने वाला हूँ, ताकि उसको हिंदू के लोग जो हैं वो पसंद करें कि हम ऐसे करेंगे तो पब्लिक हमको सपोर्ट करेगी। इसी बात को लेकर ये अब सनातनी बात करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे कुछ वर्ष पहले तक रोहित गोदारा और लॉरेंस बिश्नोई की दोस्ती इतनी गहरी थी कि दोनों ने मिलकर गोल्डी बराड़ के साथ एक तिकड़ी बनाई थी। लेकिन सोशल मीडिया पर वारदातों की जिम्मेदारी लेने की रेस में दोनों के बीच दरार आ गई और दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। बताया जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा की मुलाकात जेल में हुई थी और वहीं से रोहित गोदारा लॉरेंस बिश्नोई गैंग का खास सदस्य बन गया। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के घर फायरिंग के मामले में भी रोहित गोदारा का नाम आया। इसके अलावा बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में भी रोहित गोदारा की चर्चा हुई और ये दोनों ही वारदात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर की गई थी। अभी गैंगस्टर रोहित गोदारा के अमेरिका में छिपे होने की खबर है, जबकि लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। अब दोनों के गैंग के दोस्त नहीं बल्कि एक दूसरे के खून के प्यासे हैं और दोनों गैंगस्टर के बीच सनातन और हिंदुत्व के नाम पर अपने नंबर बढ़ाने की रेस चल रही है सत्ता में। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में लाइन तंत्र की, जिसकी चर्चा पिछले कुछ घंटों से खूब हो रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह है दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु समेत कई शहरों से आई ये तस्वीरें। आपको बता दें, ये साधारण लाइन नहीं है, ये गरीबों की लाइन भी नहीं है, ये मरीजों की लाइन नहीं है, ये पानी के लिए लाइन नहीं है, ये लाइन है आईफोन के लिए, जिसकी न्यूनतम कीमत भी करीब 83,000 रुपए है। सोचिए, भारत कैसे एक लाइन प्रधान देश है जहां हर मेट्रोपॉलिटन सिटी से लेकर किसी छोटे गांव तक लोग लाइन में लगते हैं, जहां एप्पल के स्टोर से लेकर अस्पताल तक लोग लाइन में रहते हैं। ये तस्वीर ये बयां कर रही है कि कैसे लाइन भारतीयों की लाइफ का एक अहम हिस्सा है। ये सिर्फ तस्वीर भर नहीं है, बल्कि वो सच्चाई है जिसका सामना हो सकता है सत्ता के सभी न्यूज मित्रों ने कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पर जरूर किया होगा। कहानी यही है कि एप्पल ने आईफोन 17 सीरीज के नए फोन की बिक्री आज से शुरू कर दी है। आईफोन के लेटेस्ट मॉडल को खरीदने के लिए मुंबई के बीकेसी स्टोर के बाहर देर रात से ही लाइन लगी हुई थी। करीब 7 से 8 घंटों तक लोगों को इंतजार करना पड़ा। आईफोन के 17वीं सीरीज के फोन को पहले ही दिन खरीदने के लिए कई ग्राहक मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में एप्पल स्टोर पर पहुंचे थे। लोगों की आईफोन 17 को पहले खरीदने की इतनी ज्यादा चाहत थी कि स्टोर के बाहर हाथापाई तक की नौबत आ गई। हालात ऐसे हो गए कि पुलिस वालों और स्टोर के सिक्योरिटी स्टाफ को आना पड़ा। ऐसी ही तस्वीर दिल्ली में भी देखने को मिली। दिल्ली में भी इसी तरह की तस्वीर दिखी, जहां एप्पल स्टोर के बाहर लोग आईफोन खरीदने के लिए घंटों लाइन में लगे रहे, अपनी बारी का इंतजार करते रहे। देश के 3 बड़े शहरों में कैसे आईफोन के लिए लाइन तंत्र वाली तस्वीर दिखी, आप एक साथ देखिए। मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु में बड़ी संख्या में लोग एप्पल स्टोर के बाहर इंतजार में रहे, कतार में रहे। शहर अलग अलग हैं, तस्वीर अलग अलग है, लोग अलग अलग हैं, लेकिन कहानी एक ही है। लाइन में रहना भारत में जिंदगी का हिस्सा बन गया है। सही मायने में देखिए तो भारत में लाइन में रहना एक ऐसी समस्या है जो हर आयु वर्ग और क्षेत्र को प्रभावित करती है। लाइन में लगे रात के 2 बजे से लाइन में हम लगे हैं, करीबन रात 12 बजे से, सोए भी नहीं है कल से। बॉम्बे में आई बीन स्टैंडिंग हियर कुछ 3:30 बजे से, सुपर एक्साइटेड। हम गुजरात से फ़ोन लेने आए हैं। गुजरात से मैं आज 2 बजे आया था इधर रात को। मैं कल रात 3 बजे से रुका हुआ था। आज से आईफोन 17 की हिंदुस्तान में बिक्री शुरू हो चुकी है, जिसके चलते मुंबई से लेकर दिल्ली तक एप्पल स्टोर के बाहर ग्राहकों की लंबी लाइनें देखने को मिल रही है। 17 प्रो मैक्स लेने आया था बट मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, 17 प्रो आउट ऑफ स्टॉक है, 17 प्रो मैक्स आउट ऑफ स्टॉक है, 2-2 लाख के फ़ोन आउट ऑफ स्टॉक है। तो मेरे लिए तो क्वालिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, तो इसलिए आईफोन तो मतलब मस्ट है। वो ना लाइफस्टाइल का पार्ट बन चुका है। लोग 2 और फ़ोन रखेंगे जेब में, बट एक आईफोन ज़रूर रखेंगे ही रखेंगे। 12 साल की दीवानगी भी है, और फिर दीवानगी क्यों है? क्योंकि ये वर्थ रखता है, ये वर्थ रखता है। 16 यूज़ करता था, बट अब शौक था कि 17 लूँ। आज लॉन्च हुआ है तो आज मतलब 17 लेने आया हूँ।
सुबह से निकले हैं 3 बजे से। अरे बाप रे, कहाँ से आए? भरूच, गुजरात से आए। एक पैशन है यूज़ करने का पहले से ही, जब से आईफोन लॉन्च हुआ है 2G से यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए। एक तो सिक्योरिटी रीज़न है इसका, ये फ़ोन हैक नहीं होता है। सैमसंग थर्ड पार्टी ऐप यूज़ करते हैं तो उससे फ़ोन हैक होने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए। EMI पे ले रहे हैं या पूरा कैश? फुल कैश में। कोई एप्पल का लोगो दिखाने के लिए ले लेते हैं। वो तो है, अभी 1.5 लाख खर्चा, तो क्यों ना शॉप करें। अभी भगवा का बहुत क्रेज चल रहा है। मोदी जी और योगी जी भी भगवा पहन के कहीं भी जाते हैं और अपना हिंदू का, अपने भारत का अपने सम्मान कर रहे हैं, भगवा का अपने पहचान कर रहे हैं सब जगह। तभी USA वालों ने भी, स्टीव जॉब्स ने भी भगवा अपने फ़ोन को भी पहना दिया है। आईफोन के लिए मारपीट वाली तस्वीरों को देखकर तो यही कहा जा सकता है कि आईफोन के लिए लाइन दुनिया भर में लगती है, लेकिन बवाल, लड़ाई और मुक्केबाजी सिर्फ भारत में होती है, क्योंकि भारत एक लाइन प्रधान देश है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा लाइन तंत्र भी है। आईफोन के लिए तो क्रेज है, दीवानगी है, लेकिन ज़रा लाइन तंत्र वाला दर्द भी देखिए। कहीं बेरोजगारों की लाइन है, कहीं किसानों की लाइन है, कहीं मरीजों के लिए दवा की लाइन है, कहीं पानी के लिए घंटों इंतजार है, एक एक बूंद के लिए लंबी कतार है। भारत में हर वक्त करोड़ों लोग लाइन में लगे रहते हैं। सूरज उगने से सूरज डूबने तक लाइन में रहते हैं। गाड़ी खरीदने जाएंगे तो कतार है, टिकट के लिए लाइन है, रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए लाइन है, पेट्रोल CNG के लिए लाइन है, हर आदमी लाइन में है। इसीलिए ये कहा जाता है कि भारत एक लाइन प्रधान देश है। आपने राशन की कतार देखी होगी, बैंकों में लंबी कतार देखी होगी। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए लोग घंटों लाइन में रहते हैं। कॉल सेंटर में फ़ोन करेंगे तो जवाब आता है, आप कतार में हैं, आपका नंबर आने वाला है। कई लोग पहले से लाइन में हैं। ये एक ऐसा सच है जिससे हर किसी को सामना करना पड़ता है। एक अनुमान के अनुसार भारतीय जीवन के औसतन 7 से 10 वर्ष लाइन में बीतते हैं। प्रतिदिन एक व्यक्ति औसतन 3 घंटे तक लाइन में रहता है। भारत की जनसंख्या 145 करोड़ से अधिक है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। इससे संसाधनों पर भारी दबाव पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप अस्पताल, रेलवे स्टेशन, राशन की दुकान, बैंक और सरकारी कार्यालयों जैसे स्थानों पर लंबी कतारें लगती हैं। सरकारी अस्पतालों में मरीजों को OPD पर्ची, दवाइयां या टेस्ट के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। दिल्ली जैसे शहरों में भी पानी के लिए लोग लाइन में रहते हैं। कई बार 4 से 5 घंटे इंतजार के बाद भी पानी नहीं मिलता है। सीमित संसाधन, ज्यादा जनसंख्या, कमजोर व्यवस्था, ऐसी और भी कई वजहें हैं जो लोगों को लाइन में लगने के लिए मजबूर करती हैं। हर दौर में अलग अलग तस्वीरें आप देखते हैं, लेकिन आईफोन के लिए जो क्रेज है, इसके लिए जो कतार है, उसमें दर्द से ज्यादा जुनून है। कहा तो यह भी जा रहा है कि देश में हर चौथा आईफोन EMI पर बिक रहा है। नए आंकड़ों से जानकारी सामने आई है कि जनवरी से अगस्त 2025 के बीच हर 4 में से 1 खरीदार ने आईफोन लेने के लिए कर्ज लिया। इसमें गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी से कर्ज, क्रेडिट कार्ड के जरिए EMI, कैशबैक स्कीम है। नोट करने वाली बात यह है कि देश के टायर 2 और टायर 3 शहरों में भी ये क्रेज तेजी से बढ़ रहा है। लखनऊ, भोपाल और जयपुर जैसे टियर 1 शहरों में आईफोन की बिक्री में 35% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है, जबकि गुवाहाटी, जबलपुर जैसे छोटे शहरों में तो आईफोन की बिक्री में 5 गुना से ज्यादा वृद्धि देखी गई है। इस पूरी कहानी का निष्कर्ष एक कड़वा सत्य है। आईफोन के लिए लाइन में लगने वालों को आईफोन तो मिल जाएगा, लेकिन सोच कर देखिए, जो युवा नौकरी के लिए लाइन में लगते हैं, क्या उन्हें नौकरी मिलेगी? उनको रोजगार मिलने की कितनी गारंटी है? इन सवालों से इस लाइन के मायने कितने गंभीर हो जाते हैं, इसे आप जयपुर से आई इस तस्वीर से समझिए। जयपुर में युवाओं की लंबी लाइन आईफोन 17 के लिए नहीं, बल्कि चपरासी की नौकरी के लिए है। राजस्थान में 4th ग्रेड की नौकरी के लिए PhD, MBBS, पोस्ट ग्रेजुएट और हाई एजुकेटेड युवाओं ने फॉर्म भरा है। 54,000 पदों के लिए 25 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है। आज से ये परीक्षा शुरू हुई है। 21 सितंबर तक 2 पारी में ये परीक्षा होगी। आप सरकारी नौकरी के लिए लाइन में लगे इन युवाओं का दर्द समझिए। ये जो लंबी लाइन आप देख रहे हैं, ये लंबी लाइन कोई आईफोन लेने वालों की लाइन नहीं है, महज एक नौकरी के लिए ये लंबी लाइन लगी है। राजधानी जयपुर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ जो तमाम जो लोग हैं, वो यहाँ पर जो अभी जो नई वैकेंसी निकली है, 4th क्लास की जो ये वैकेंसी निकली है, यानी कि जो ये जो पद हैं
ये 54,000 के आसपास जो पद हैं उसको एग्ज़ाम देने के लिए यहाँ पर आए हैं। और कितनी एजुकेशन है आपकी? BSc कर रखी है। BSc कर रखी है और आप यहाँ पर जो है 4th ग्रेड का एग्ज़ाम देने के लिए आए हैं एक नौकरी की तलाश में। हाँ। क्या एजुकेशन है आपकी? MA BEd। MA BEd। इतनी बड़ी एजुकेशन के साथ में आप इस नौकरी के लिए यहाँ पर लाइन में हैं? जी सर, बेरोजगारी सबसे बड़ी दिक्कत है। बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या। रोजगार चाहिए आज के टाइम में, तो वो किसी भी फील्ड में हो तो कोई जाने से नहीं कतराता है। सर ग्रेजुएशन कर रही है। तो आपको लगता है कि आपने ग्रेजुएशन की जो पढ़ाई की है वो चपरासी बनने के लिए की है? जी नहीं सर, लेकिन क्या करें, बेरोजगारी इतनी है। सर मैंने PhD कर रखी है, एग्रीकल्चर से PhD कर रखी है मैंने। ये जो आपने इतनी बढ़िया जो है पढ़ाई की है, ज़्यादा पढ़ाई की है, तो आप एग्ज़ाम आप 4th ग्रेड का दे रहे हैं, नौकरी नहीं है इसका मतलब? देश में बहुत बेरोजगारी है और अगर हमारे पर्सनल सेक्टर में अगर वैकेंसी आती भी है तो लिमिटेड सीटें आती है, उसमें अगर इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू बेसिस पे या तो पैसे चलते हैं या फिर अप्रोच चलती है, तो उस हिसाब से जो पढ़ने वाले वो रह जाते हैं, तो फिर ये लास्ट ऑप्शन यही बचता है। और अब राजनीतिक सत्ता की बात करते हैं, जिसका एक मज़ेदार सीन काफ़ी ट्रेंड कर रहा है। ये सीन हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा क्षेत्र का है, जहां एक सेलिब्रिटी बाढ़ पीड़ित काफ़ी चर्चा में है। वैसे तो आपने गरीब बाढ़ पीड़ितों को बहुत देखा होगा, लेकिन हिमाचल ने इस बार एक नई किस्म का बाढ़ पीड़ित देखा है, जो VVIP भी है, सेलिब्रिटी भी है और सांसद भी। हम बात कर रहे हैं बाढ़ पीड़ित कंगना रनौत की। ये मंडी से बीजेपी की सांसद हैं। इस वर्ष हिमाचल प्रदेश में काफ़ी भयंकर बाढ़ आई है। इसमें करीब 4,000 करोड़ का नुकसान हुआ है और कम से कम 400 लोगों की मौत हुई है। हजारों लोगों के घर बह गए, सैकड़ों की दुकानें टूट गईं। ऐसे में आम जनता राहत के लिए नेताओं की तरफ देखती है। मंडी की जनता भी अपनी सांसद कंगना रनौत के पास पहुंची। हालांकि माननीय सांसद कंगना रनौत इस समय खुद ही बाढ़ पीड़ित बनी हुई हैं। उनका दुख खत्म ही नहीं हो रहा है। दरअसल कुछ दिन पहले ही कंगना रनौत मनाली में बाढ़ पीड़ितों से मिलने पहुंची थी। तभी लोगों ने उन्हें अपनी परेशानी बतानी शुरू की। इस पर कंगना के दर्द का ब्रेक फेल हो गया और उन्होंने कहा कि मैं भी हिमाचली हूं और यहाँ की रहने वाली हूं। लोग मुझसे सहायता मांगने आते हैं, लेकिन मेरा दर्द भी समझो। मैं एक सिंगल वुमन हूं। मेरे रेस्टोरेंट की सेल सिर्फ 50 रुपए है और खर्च 15 लाख रुपए। केंद्र सरकार ने आपदा के लिए 10,000 रुपए दिए हैं। एक बार सुनिए उन्होंने क्या क्या कहा। आप मुझ पे चढ़ाई करने आई हैं कि प्रश्न करने आई हैं? हाँ जी, हम सब चढ़ाई मत करिए, प्रश्न करिए। हम भी यहीं के वासी हैं, ठीक है? आप हमें ही नोचने आएंगे तो हम कैसे काम करेंगे आपके लिए? बिल्कुल शांत हो जाइए पहले तो, और ये जानिए कि मेरा भी घर यहाँ पे है। मुझ पे क्या बीतती होगी। मेरा भी रेस्टोरेंट यहीं पे, जिसमें कल 50 रुपए का बिजनेस हुआ है। 15 लाख की सैलरी ही है, 50 रुपए का बिजनेस हुआ। मुझ पे भी क्या बीती, मेरी दर्द भी आप समझिए ना। मैं भी इंसान हूँ, मैं भी अकेली लड़की हूँ इस समाज में, आप ही की तरह एक सिंगल वुमन हूँ, तो मेरी भी आप आपदा समझिए। मुझे आप ऐसे अटैक मत करिए कि कंगना जो है कहीं से क्वीन ऑफ इंग्लैंड है और हमें कुछ कर नहीं रही है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी एक अपना कमाने खाने वाली खुद एक लड़की। PWD मिनिस्टर कहाँ है? आप उनके बारे में क्यों नहीं पूछते हैं? वो कहाँ गुलछर्रे उड़ा रहे हैं? उनको भी तो यहाँ पे होना चाहिए ना। हमें वो पूछते रहते हैं कि वो नहीं आई, लेकिन वो खुद का PWD मिनिस्टर कहाँ है? तो ये बात ठीक नहीं है ना उनकी। मैं देख रही हूँ यहाँ पे ये रिपोर्ट आ रही है, यहाँ पे वो रिपोर्ट आ रही है। वो अपने शादी पे निकल रहे हैं, फिर कोई हनीमून पे निकल रहा है। तो ये एक हमारे मंडी के लोगों के साथ जो है निश्चित तौर पे निराशा वाली बात है कि उनके साथ उनका नुमाइंदा खड़ा नहीं होता। पर मुझे लगता है कि अब उन्होंने भी उनसे उम्मीद छोड़ दी है। तो मुझे लगता है ये जो एक्सपीरियंस रहा सेलिब्रिटीज को उतारने का, ये निराशाजनक रहा है। ये कंगना जी ने दिखा दिया है। बार बार 23 में भी लोगों को निराशा थी, 24 में भी नहीं, 25 में भी। ऐसा ना कि ये लोग पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बनने काबिल ही नहीं है। ये तो इनकी चमक दमक देख के लोग वोट देते हैं एक बार, दूसरी बार टिकट नहीं मिलती, जीतते नहीं लोग, एक ही बार जीतते हैं। ये लोग जो हैं सिर्फ शक्ल सूरत अपना जो है चमक दमक देख के लोग वोट दे, ग्लैमर देख के वोट दे देते हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों को राजनीति में टिकट देना ही नहीं चाहिए। सोचिए, जब मंडी के लोगों ने कंगना रनौत को वोट दिया होगा, अपना सांसद चुना होगा, तो उन्होंने सोचा होगा कि उनकी सांसद मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़ी होगी, मदद करेंगी। लेकिन यहाँ तो उनकी मुलाकात बाढ़ पीड़ित कंगना रनौत से हो रही है, जो खुद के रेस्टोरेंट की बिक्री कम होने पर दुखी हो रही हैं और लोगों को ये बता रही हैं कि 50 रुपए की बिक्री है तो 15 लाख की सैलरी कैसे देंगी।
सांसद चुने जाने के बाद विवादों में घिरने के मामले में कंगना रनौत की स्पीड काफी ज्यादा है। कुछ दिन पहले जब मंडी में बाढ़ आई थी तो लोगों को उम्मीद थी कि कंगना उनसे मिलने आएंगी। वो नहीं पहुंची तो विरोध हुआ। इस पर उन्होंने कह दिया कि हिमाचल के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता जयराम ठाकुर ने उन्हें बाढ़ वाले इलाके में जाने से रोका है। इसके कुछ दिन बाद जब लोगों ने उन पर मदद नहीं करने का आरोप लगाया तो उन्होंने कहा कि उनके पास कैबिनेट पोस्ट नहीं है, राहत निधि नहीं है, एमपी की हैसियत में जो कुछ है वो कर रही है। इतना ही नहीं, कंगना ने हिमाचल सरकार पर यह आरोप लगाया कि राज्य सरकार केंद्र द्वारा दी जा रही राहत का दुरुपयोग कर रही है और ये फंड सीएम रिलीफ फंड की बजाय सोनिया गांधी रिलीफ फंड को चला जाता है। इससे पहले उन्होंने ये कहकर हंगामा मचा दिया था कि उनके मनाली के घर का बिजली बिल 1 लाख से अधिक आता है। उन्होंने हिमाचल बिजली विभाग पर गलत बिल भेजने का आरोप लगाया था। इसके अलावा भी उनके विवादित बयानों की लिस्ट इतनी लंबी है कि उस पर कई किलोमीटर लंबा ग्रंथ लिखा जा सकता है। वैसे कंगना रनौत सिर्फ विवादित बयान नहीं देती हैं, बल्कि उन पर भी खूब विवादित बयान आते हैं। कंगना रनौत ने एक बार किसानों की रैली पर विवादित बयान दिया था। इस पर उन्हें एक महिला कांस्टेबल ने थप्पड़ मार दिया था। तमिलनाडु के कांग्रेस नेता ने कंगना रनौत को उस थप्पड़ की याद दिलाई है। तमिलनाडु कांग्रेस के नेता केएस अलगिरी ने कहा है कि वैसे तो कंगना रनौत दक्षिण के राज्यों में नहीं आएंगी। अगर वो दक्षिण भारत के किसी राज्य में आए तो उन्हें थप्पड़ मार देना चाहिए। इस पर कंगना ने कहा कि अगर मुझे नफरत करने वाले लोग हैं तो मुझे प्यार करने वाले लोग भी हैं। वो भारत में जहां चाहे वहां जा सकती हैं और उन्हें कोई रोक नहीं सकता। She is not a responsible lady. Even though she may be a parliament member, I won't care about it. This is the punishment of that lady. That was one occasion. I told the agricultural workers, suppose if she come to our area, maybe she may come. What police officer did in the airport, the same way you will do here. Then only she rectified her mistake. हमारे भारत में जो है हम कहीं भी जाएंगे, कोई हमें रोक नहीं सकता। आई थिंक महिलाओं की जो डिग्निटी है, इंटेग्रिटी है, उसका एक ऐसे हर आए दिन चित्रे उड़ाना, मजाक उड़ाना, उनको ऐसे कहना तो कहीं ना कहीं एक आम साधारण लड़कों को भी लगता है कि हम भी अपने कॉलेज की किसी मेट को या मोहल्ले की किसी बेटी को या बहन को इस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। तो ये ठीक नहीं है। कोई नई बात वैसे नहीं है। कांग्रेस के आदमी तो अपनी महिला सांसदों के खिलाफ भी इस तरह की बयानबाजी करते रहे हैं कि महिलाओं को शर्मसार होना पड़े। तो कंगना रनौत जी का जो सम्मान अपने क्षेत्र में अपने काम से या राजनीति की वजह से है, उसको ये नेता कभी समझ नहीं पाएंगे। और ये जो इस तरह की बयानबाजी करते हैं, ये महिलाओं के प्रति इनका नजरिया समझ में आता है। वैसे बात तो सही है, कंगना रनौत की बातें किसी को पसंद आ सकती हैं तो किसी को बुरी भी लग सकती हैं, लेकिन थप्पड़ मारने की बात सही नहीं है। राहुल गांधी हिंसा का विरोध करते हैं, ऐसे में कांग्रेस नेता को हिंसा की बात करने से बचना चाहिए। हालांकि कंगना रनौत का राहुल गांधी पर हमला नॉनस्टॉप जारी है। राहुल गांधी ने कल सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश की जेन जी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। वो उनके साथ हमेशा खड़े हैं। इस पर कंगना ने कहा कि राहुल गांधी कुछ भी पोस्ट कर देते हैं। उन्होंने पहले भी कई अंतर्राष्ट्रीय साजिशें की हैं। जेन जी प्रोटेस्ट को उनका इस तरह से जो है वो बुलाना, इस तरह से मांग करने के ये नेपाल का जो है मॉडल यहाँ पे चलना चाहिए, सबको जिंदा जला देना चाहिए। वो लगता है सुबह सुबह आंखें मलते मलते उठते हैं और कुछ भी पोस्ट कर देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं। और इस तरह के मैसेज देश में अस्थिरता लाने के, देश में आतंक लाने के उन्होंने पहले भी कई इंटरनेशनल साजिशें की हैं। अमेरिका में जाके उन्होंने बहुत पहले भी भीख मांगी है कि हमारे देश को बचाओ, हमारे देश को बचाओ, और अब भी उनकी करतूतें जो है वो रुक नहीं रही है। तो हम तो बहुत ज्यादा क्रोधित हैं, वायलेटेड है कि इस तरह के जो है वो बयान दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और एआई की मजबूत होती सत्ता की बात करते हैं।
आजकल आप में से बहुत सारे न्यूज़ मित्र एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किसी न किसी रूप में करते होंगे। राजनीतिक दल भी अपने प्रचार के लिए एआई की खूब मदद लेते हैं। पिछले कुछ दिनों से भारत में भी कई एआई वीडियो सियासी विमर्श का केंद्र बने हैं। लेकिन राजनीति में अब एआई की भूमिका इससे काफ़ी आगे बढ़ने लगी है। पिछले हफ्ते ही हमने आपको ये बताया था कि अल्बानिया की कैबिनेट में एआई मंत्री को शामिल किया गया है। अब वो एआई मंत्री अल्बानिया की संसद भी पहुंची और अपना पहला भाषण भी दिया। दूसरी तरफ जापान में एक राजनीतिक दल का अध्यक्ष ही एआई को बना दिया गया है। सोचिए, एक एआई अध्यक्ष ही पार्टी की नीतियों को तय करेगा। पहले बात करते हैं अल्बानिया की एआई मंत्री की, जिसकी चर्चा पिछले कुछ दिनों से पूरी दुनिया में हो रही है। डिएला नाम की ये एआई मंत्री अपना कामकाज कुछ दिन पहले संभाल चुकी है, लेकिन कल अल्बानिया की संसद में इस एआई मंत्री का पहला भाषण हुआ, जिसमें इस एआई मंत्री ने अपना दुख सांसदों के सामने रखा। ये कहा कि मेरी मेहनत की वजह से सरकार ने मंत्री बनाया है। मेरा मिशन सरकार का काम आसान करना है। कुछ लोग मुझे असंवैधानिक कह रहे हैं, इससे मैं दुखी हूँ, लेकिन मैं बिना भेदभाव के संविधान का पालन करूंगी। मैं यहाँ इंसानों की जगह लेने नहीं आई हूँ, मंत्री के तौर पर बस इंसानों की मदद करने आई हूँ। एआई मंत्री ने यह भी कहा कि संविधान को खतरा मशीनों से नहीं है, असली सत्ता में बैठे लोगों के गलत फैसलों से है। संसद में जब एआई मंत्री डिएला का ये भाषण हो रहा था, उस वक्त विपक्षी सांसदों ने हंगामा किया। विपक्षी सांसदों ने बोतलें फेंकनी शुरू कर दी, नारेबाजी की गई। विपक्ष ने यह आरोप लगाया कि एआई मंत्री की नियुक्ति सिर्फ गुमराह करने के लिए की गई है, क्योंकि अल्बानिया के संविधान में एआई मंत्री का प्रावधान नहीं है, इसलिए एआई मंत्री की नियुक्ति असंवैधानिक है। विपक्षी नेताओं ने यह कहा कि ये एआई मंत्री नहीं, प्रधानमंत्री का जोकर है। इसे सरकार ही कंट्रोल कर रही है। पूरी दुनिया में इसको लेकर मजाक उड़ रहा है। सरकार इस एआई मंत्री की आड़ में अपना भ्रष्टाचार छिपाना चाहती है। अल्बानिया की सरकार ने एआई मंत्री डिएला को सार्वजनिक टेंडर में भ्रष्टाचार रोकने की जिम्मेदारी दी है। यानी ये मंत्री अपनी समझ के हिसाब से करप्शन फ्री टेंडर जारी करेगी। इसके लिए अब मंत्री डिएला एआई आधारित डेटाबेस पर काम करेंगी। वो किसी भी टेंडर के संबंध में डेटा एनालिसिस करेंगी, सभी आवेदनों की पूरी निष्पक्षता के साथ जांच करेगी। जांच के बाद टेंडर पर खुद ही फैसला लेगी। इसके लिए किसी मानवीय हस्तक्षेप की जरूरत नहीं होगी, यानी बिना घूस, बिना दबाव ये एआई मंत्री अपना काम करेगी। हालांकि एआई मंत्री वाला ये प्रयोग कितना कारगर होगा, इसका फैसला आने वाले वक्त में ही होगा। लेकिन ऐसा ही एक प्रयोग जापान में भी किया गया है, जहां एक राजनीतिक दल ने एआई को ही अपना अध्यक्ष बना दिया। जब एक पार्टी जापान में चुनाव हार गई तो उसने एआई को ही अपना नेता चुन लिया। इस पार्टी का नाम पाथ टू रीबर्थ है। जिस एआई को इस पार्टी का नेता चुना गया है, उसे एआई पेंगुइन नाम दिया गया है। अब ये पॉलिटिकल पार्टी एआई पेंगुइन के नेतृत्व में आगे बढ़ेगी। जापान में हाल के चुनाव में पाथ टू रीबर्थ पार्टी के संस्थापक शिंजी इशिमारू बुरी तरह चुनाव हार गए, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। जब पार्टी के लिए नया नेता चुनने की बात हुई तो एआई को ही पार्टी का नेता मान लिया गया। अब ये एआई अध्यक्ष ही पार्टी को कंट्रोल करेगा। हालांकि एआई अध्यक्ष की मदद के लिए एक सहयोगी की भी नियुक्ति हुई है, लेकिन एआई ही पार्टी कार्यकर्ताओं को आदेश देगा, पार्टी सदस्यों की गतिविधियों पर नजर रखेगा, पार्टी के सभी संसाधनों का बंटवारा करेगा और पार्टी की नीतियां भी एआई ही तय करेगा। आज हमें ये खबरें बेशक हैरान करने वाली लग रही हों, लेकिन ये एआई के भविष्य की तरफ एक मजबूत इशारा है।